Yes, good morning to all. So, till now we have done till Gestaltist psychologist or Gestaltism. So, right now we will proceed the next one, that is all about psychoanalysis. So, psychoanalysis is one of the very important and interesting topic. एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टडी तो आप अपनी थोड़े से मन के बाइजनेस को निकाल देना, क्योंकि मैं कुछ चीजें क्लास में हार्ड बोलूंगा जो कि फ्राइड ने भी बोला है। सो मैं इसलिए फ्राइडिज्म की बातें शुरू करता हूं। चले तो हेडिंग बना लेना साइको एनालिसिस। सो लेट्स प्रोसीड। साइको एनालिसिस, तो साइको एनालिसिस इज देयर, और साइको एनालिसिस में हम लोग जो समझेंगे, इवन साइको एनालिसिस में जो समझेंगे दैट इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस। और देखना समझना शुरू करते हैं साइको एनालिसिस क्या था। साइको एनालिसिस वाज स्टार्टेड बाय इनिशियली सिगमंड फ्रॉइड। तो इट वाज स्टार्टेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड का है और फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। अब थोड़ी सी फ्रॉइड को समझते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार क्लास में बोला होगा कि जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट का जीवन समझते हो तो उसके जीवन से ही उसकी साइकोलॉजी की थ्योरी निकल। तो फ्रॉइड का जीवन ये था कि फ्रॉइड के फादर ने 3 मैरिज करी, और फ्रॉइड जो था वो बीच वाली मदर का बेटा था। इट मीन्स फ्रॉइड की एक एल्डर या कह सकते हैं कि स्टेप मदर भी थी, वो बड़ी माँ थी, और एक छोटी थी, मीन्स जो अब बड़ी माँ, तीनों साथ में थे नहीं थे तो कोई मैटर नहीं है। मैटर यह है कि 3 माँ फ्रॉइड की कह सकते हैं थी। तो फ्रॉइड का जो बड़ा भाई यानी फर्स्ट माँ से जो संतान थी, वो अपनी जो सबसे छोटी वाली, मीन्स जो फ्रॉइड से छोटी माँ थी, उसकी माँ के बाद की माँ, तो वो उससे फ्लर्ट करता था। बड़ा भाई फ्लर्ट करने का मतलब किचन में जाना, माँ के साथ बैठना, तो वो उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। अब उसको ये बातें बहुत चुभती थी, तो वो चीजें उसकी थ्योरी में भी कन्वर्ट हो जाती, और वही उसकी थ्योरी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है कि मीन्स अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जो भी फ्रॉइड के थे, वही एक्सपीरियंस ही आगे चल करके उसकी साइकोलॉजी को डेवलप कर। खैर, फ्रॉइड ऑस्ट्रिया का साइकोलॉजिस्ट था। कहां का? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप जानते हैं यूरोप की बहुत फेमस कंट्री थी, है अभी भी है। सो ऑस्ट्रिया में एक कन्वेंशनल सोसाइटी मतलब जहां बहुत सारी पुरानी व्यवस्थाएं, रिलीजियस पे बेस्ड चीजें होती हैं, और वहां चेंजेस को बहुत पसंद नहीं करते। जैसे इंडिया में भी जो रूरल सोसाइटी है वो एग्रीगेरियन सोसाइटी है, वहां चेंजेस को बहुत फास्टली एक्सेप्ट नहीं करते। मीन्स वहां पर अगर कोई मैरिज अपनी मर्जी से कर ले, कोई लड़का लड़की अपने गांव से वो आपस में ही मैरिज कर लें, तो भी बहुत नाराज होते, या कुछ ऐसे कोई कपड़े पहन ले जो ट्रेडिशनली नहीं पहने जाते हों, तो भी लोग उसको एक्सेप्ट। ऑस्ट्रिया की सोसाइटी कन्वेंशनल थी, और ऑस्ट्रिया में कन्वेंशनल सोसाइटी के अंदर एक डिजीज होता था, और उसका नाम था हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया एक डिजीज है, और हिस्टीरिया डिजीज का फ्रॉइड लगभग 40 ईयर तक, 40 सालों तक ट्रीटमेंट करता है। मोर देन 40 इयर्स एक डिजीज का ट्रीटमेंट करता है, बिकॉज फ्रॉइड वॉज एक न्यूरोलॉजिस्ट। और हिस्टीरिया डिजीज है क्या? हिस्टीरिया डिजीज का मतलब ये हुआ कि जब एक पर्सन कोई मेंटली सेक्सुअली एक्टिव है, कोई भी पर्सन मेंटली सेक्सुअली एक्टिव है, और बट फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये चीजें जब होने लगती है तो यू कैन सी दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया मेनली कॉज्ड इन वुमेन। जैसे एक आप जानते हो, जैसे हम लोग टीनेज में आते हैं, इन द एज ऑफ टीनेज में जैसे आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर से मेल के अंदर हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं, नेम इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर भी हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं, दैट वी नो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन।
तो तुरंत वो हार्मोन निकलने की वजह से अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन हो जाता है। और अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन कितने एज में हुआ? 13 ईयर्स, अभी 13 साल के हैं। और 13 साल में कोई सोसाइटी अलाउ नहीं करती दे कैन डू सेक्सुअल रिलेशंस। क्यों? बिकॉज वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और सबको मालूम है कि प्लेजर्स की तरफ अगर ह्यूमन बीइंग मूव करने लगता है तो निश्चित तौर से उसके जो मेजर्स बिग गोल्स रह जाए खत्म हो जाए, वो गायब हो जाएंगे। और सेक्सुअल प्लेजर के लिए पार्टनर ढूंढना, पार्टनर्स की जो शुरुआत होती है वो स्कूल से, कॉलेज से होती है। उसमें भी है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो चीजें आपके पास में रहेगी वही चीजें आपके, वही लोग आपके सबसे पहले दोस्त बनते। मतलब हमारे दोस्त कहाँ से बनते हैं? स्कूल कॉलेज से, घर के पास से बनते हैं, कोई रिलेटिव जो हमारे घर में आ जा रह रहा, जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है, उन्हीं से हमारी दोस्ती, अदरवाइज हम नहीं बना पाते। तो मीन्स अब ये मेल फीमेल में, अब दोनों में हार्मोन जैसे हुआ तुरंत वो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन पैदा हुआ, लोग फैंटेसी करना शुरू। और फैंटेसी करते तो हैं, राइट? तो मीन्स एक पॉइंट ये भी याद रख लेना कि फैंटेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फैंटेसी कॉन्सेप्ट गिवन बाय फ्रायड। फ्रायड ने दिया फैंटेसी का भी कॉन्सेप्ट, फ्रायड ने दिया। और इसी समय लोग ड्रीमिंग करना शुरू कर देते, सपने देखते हैं कि काश मैं चंपक लाल के साथ जाता, उठता, बैठता, या चंपक कली के साथ। देखो मेरे क्लास के कैरेक्टर्स हैं बेटे, जब भी मैं क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ तो नॉर्मली चंपक लाल, चंपक कली का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कैरेक्टर्स मानना, किसी के नाम में अगर फेड हो रहा तो पर्सनली नहीं होना। तो यहां पर ड्रीम के कॉन्सेप्ट्स मीन्स, मतलब बच्चा ड्रीमिंग कर रहा 13 साल में, कहा से मैं चंपक लाल के साथ बैठता, चंपकली के साथ बैठती, तो मेरे साथ उनके, मतलब वो चाय पीते, कॉफी पीते, बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। तो ये चीजें फैंटेसी टीनेज में ही शुरू हो गई, राइट? लेकिन ये सब पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। और जब कोई चीज पॉसिबल नहीं होती तो वो एक धीरे धीरे, और उसमें फियर भी ऐड है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? एंजाइटी प्रोड्यूस कर। और उसमें भी एंजाइटी तीन टाइप की फ्रॉइड ने बोली कि एक तो रियल एंजाइटी होती है, और एक मोरल एंजाइटी होती है, और सबसे खतरनाक न्यूरोटिक एंजाइटी होती है। तो कोई भी एंजाइटी, रियल मीन्स जो एक करंट सर्कमस्टेंसेस है, जैसे आपने फायर देखा और कहीं पर आग लग गई हो, इलेक्ट्रिक करंट लगा हो और आप उसको देख के घबरा, रियल में हो रहा आपके साथ, तो जो चीज करंट में हो रही हो रियल एंजाइटी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन कोई भी एंजाइटी जो रियल में है लेकिन वो धीरे धीरे लंबे समय तक चले, जैसे गरीब व्यक्ति जो अपना खाना डेली पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए धीरे 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 वो एंजाइटी बहुत लंबे समय तक चलने की वजह से वो न्यूरोटिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो। तो रियल एंजाइटी विल कन्वर्ट इनटू द न्यूरोटिक एंजाइटी। तो ये न्यूरोटिक एंजाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? दैट इज गिवन बाय द फ्रायड। तो फ्रायड ने कहा जो न्यूरोटिक एंजाइटी है वही न्यूरोटिक एंजाइटी ही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? हिस्टीरिया के अंदर। तो हिस्टीरिया मेनली वुमेन में, क्यों? क्योंकि देखो मेल में उतना उत्पात नहीं, मेल ज्यादा उत्पाती है। मेल उत्पाती क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डबल एक्स वाई है, एक्स वाई में अस्थिरता है और एक्स एक्स में स्थिरता है। मीन्स मेल अपनी सेक्स डिजायर को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर, पूरे हजारों साल के हिस्ट्री में किसी वुमेन ने बायोलॉजिकली मेल का कभी भी रेप नहीं किया, बट तो मेन का, वुमेन किसी मेन का नहीं कर सकती, लेकिन जो मेल है वो कर सकती, राइट? तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इनिशियली 95% केसेस में वुमेन अपनी डिजायर को छुपा, राइट? और 2-4% केसेस में होता है जहां एक्सप्रेस कर पाते, क्योंकि मेल अपनी डिजायर को पहले, या आप कभी भी देखें किसी से दोस्ती का प्रपोजल पहले मेल देता है, कभी भी कुछ उसके मन में हलचल पैदा होगा तो पहले उस डिजायर को मेल बताएगा। तो फ्रायड कहता है फीमेल, क्योंकि कन्वेंशनल है, इज्जत से जुड़ी हुई चीजें, अगर रेप हुआ तो इज्जत किसकी जाती है? फीमेल की, जो कि गलत है, मेल की भी जाननी चाहिए, राइट? लेकिन सोसाइटी कन्वेंशनल है, वुमेन को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और वैसे भी आप समझो जिस जगह पर रिलीजन ज्यादा होगा, कन्वेंशनल सोसाइटी ज्यादा होगा, अब वुमेन एक्सप्लॉइट। जैसे आप गल्फ कंट्रीज को देखिए, वहां रिलीजन ज्यादा है, वुमेन एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा। इंडिया में भी रिलीजन ज्यादा है, वुमेन एक्सप्लॉइटेशन। तो रिलीजन जहां ज्यादा रहेगा वहां पर वुमेन।
तो न्यूरोटिक एंजाइटी क्यों बन रही है? क्योंकि वुमेन को बहुत सारे राइट ही नहीं, प्रिविलेज ही नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी हरकतें करोगे तो तुम्हारे पैर तोड़ दो। और भाई भी बड़ी ध्यान से देख रहा है, मदर भी बहुत अलर्ट है, फादर भी अलर्ट है, कुछ भी एक किसी से बात भी करते समय तुरंत ध्यान दे रहे हैं, करे अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो उस केस में हमारा वो चिंता धीरे धीरे पूरा हो नहीं पा रही है, इच्छाएं, तो उस केस में न्यूरोटिक एंजाइटी और वही हिस्टीरिया बन जाएगा। तो हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट 40 सालों तक। फ्रायड भी बड़ा मस्त इंसान, कैसे कि 40 साल तक जिस बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहा है और वो बीमारी में साइको एनालिसिस कर रहा है। साइको एनालिसिस मीन्स आपकी जो अनकॉन्शियस डिजायर को एनालाइज कर रहा है कि आपके अनकॉन्शियस में क्या चीजें छुपी हैं, उसी को बाहर निकालने की। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप उसको बाहर निकाल रहे होते हैं अपनी अनकॉन्शियस डिजायर की चीजों को, तो फ्रायड उसको सुनता है। मतलब फ्रेंड मैंने बनाया, फ्रेंड के सारे टेंशन मैं लूं, दोस्ती की सारी चीजें किसको मैं बताऊं? फ्रेंड, फ्रायड को बताऊं। फ्रायड लोगों की फ्रेंडशिप सुन रहा है, फ्रायड लोगों के बारे में सुन। तो फ्रायड की खैर बहुत फेमस स्टडी है, अन्ना, वो क्या नाम, उसकी बेटी थी वो, तो वो एलिजाबेथ करके जो लड़की थी उसके ऊपर बहुत फेमस है। 5-6 स्टडी उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए कई कई बुक्स में तो सिर्फ यही लिखा है कि फ्रायड ने 5 से ही स्टडी करी पूरे जीवन में। गलत है। तो खैर साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? आई विश आपने समझ लिया कि साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड ने दिया। ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रिया में उन्होंने हिस्टीरिया का 40 ईयर तक ट्रीटमेंट किया। और ये हिस्टीरिया जो है ये ज्यादातर वुमेन में होती है। क्यों होती? क्योंकि जब पर्सन को मेंटली सेक्सुअली एक्टिव हो बट फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में ये होगा। और ये कब होगा? टीनेज में होगा। और हिंदुस्तान में भी इस बीमारी को आजकल भूत प्रेत के लोग के फॉर्म में आपने देखा होगा बहुत। उत्तर भारत में, क्योंकि मैं जो जन्म लिया उत्तर भारत में, हालांकि मेरी स्टडी साउथ में है, बट फिर भी मैंने जो नोटिस किया कि उत्तर भारत में बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस में चले जाइए, बहुत फीमेल खुद फांद रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक हिस्टीरिया है। अब क्योंकि साइकोलॉजी का उतना इफेक्ट्स, उतना इन्फ्लुएंसेस इंडियन सोसाइटी में भी नहीं आया। मे भी हो सकता है कुछ समय में आएगा जब लोग भूत की जैसी चीज को साइकोलॉजिस्ट की को दिखाना पसंद करेंगे, या बहुत ऐसी बीमारियां जिसमें हम लोग किसी धार्मिक प्लेस में जाने की वजह उसका ट्रीटमेंट लेना पसंद करेंगे क्रूजकल। और वैसे भी हमारे जीवन की 80% प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है, ओनली 20% बायोलॉजिकल। और डिजीज का ट्रीटमेंट भी 80% साइकोलॉजिकल होता है। आप देखो कि कोई भी डॉक्टर से मेडिसिन अगर उसी लो, और अगर वो मेडिसिन पे हमें भरोसा, डॉक्टर पे भरोसा, तो मेडिसिन काम करती है, नहीं काम नहीं भरोसा तो नहीं करती। आप एक बहुत फेमस डॉक्टर हो और वो बहुत रद्दी सी दवा दे दे तो भी आप खा के और उसको ठीक हो जाते हो। लेकिन एक बहुत बेकार सा डॉक्टर हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की दवा दे, फिर भी आपके साइकोलॉजी में नहीं, ये इसकी दवा अच्छी। खैर, अब इसको समझाने के लिए, साइको एनालिसिस को बेटर तरीके से समझने के लिए आप इसके पूरे प्रिंसिपल्स को हम लोग आगे देखना पसंद करते हैं। अब देखो, साइको एनालिसिस की शुरुआत कोई पूछे इसके फाउंडर कौन है, सो यू कैन मेंशन दैट इट्स फाउंडर वाज, हु वाज फाउंडर? नेम वाज बेसिकली सिगमंड फ्रायड। तो मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं फ्रायड। अब इसके इनका जो मेन फोकस क्या था, मीन्स फ्रायड के लोगों ने किन चीजों पे फोकस किया? मेनली दे फोकस ऑन द फ्यू टॉपिक्स। आप शायद जानते होंगे, इट्स नेम वाज मेनली पर्सनैलिटी। तो मीन्स पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा फ्रायडियन साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया। देन इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क था थेरेपी, और तीसरा वर्क था साइकोपैथोलॉजी। तो मीन्स बहुत सारी साइकोपैथोलॉजी के बारे में भी इन्होंने बताया, अलग अलग बीमारियों के बारे में बताए। तो दैट इज साइकोपैथोलॉजी। तो मीन्स अगर कोई पूछे साइको एनालिसिस का मेन वर्क्स कहां पर, तीसरा, अब जबरदस्ती परसेप्शन मत लेके आना, लर्निंग की कोई बात ही नहीं करती, तीन ही चीजों के ऊपर मेनली वर्क करते, चौथा भी हो सकता है। बट अब कोई पूछे इन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया, राइट, व्हाट वाज देयर मेन मेथड। अब उनके जो मेन मेथड्स थे जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया, इट वाज केस स्टडी मेथड। तो मेनली दे यूज टू केस स्टडी मेथड। आप इस बात को ध्यान में रखें।
अब मेन वर्क्स आपको ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, इनके मेन वर्क्स क्या थे। मेन वर्क्स जो थे दैट विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो एटलीस्ट आपको मैं इस पिक्चर को एक बार समराइज कर देता हूं। आप इतनी बातें फ्राइडिज्म पे आप जरूर दिमाग में रखना। फ्राइडिज्म की शुरुआत सिग्मंड फ्राइड ने करी। फोकस इनका क्या था और मेथड क्या थे। अच्छा, इनके मेन वर्क से पहले हम लोग कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट के नाम जो सिगमंड फ्राइड से नाराज हो गए, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम मैं आपको शेयर कर देता हूं। दे वर वेरी पॉपुलर, आई होप यू नो देयर नेम, अदर साइकोलॉजिस्ट नेम। आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुन लो। जुंग, very popular, full name is called Gustav Jung, and there is Adler, full name is Alfred Adler. So Adler was there, here is Adler. So Adler was there, other is Karen Horney. So Karen Horney is there. So Karen Horney ने बहुत सारे वर्क किए। Horney is there, other is Erich Fromm is there, Erich Fromm, right? Erich Fromm is there. So other is Sullivan, right? Sullivan you can say. Other is Erik Erikson. तो इसमें Erik Erikson is here. तो तमाम ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फ्राइड से इन्फ्लुएंस होकर के काम किया, वर्क्स। तो फ्राइडिज्म, न्यू फ्राइडिज्म सब आगे तैयार होंगे, बट पहले फ्राइड को समझते, फ्राइड के मेन वर्क्स क्या हैं वो समझते, राइट? अब मैंने सिंपल सा आपको हिंट दे दिया। हिंट क्या दे दिया कि फ्राइडिज्म में मेन जो वर्क्स होता है न्यू फ्राइडियन के लोग पर्सनैलिटी के ऊपर, गेटिंग? तो फ्राइडियन के मेन वर्क्स मैं इधर बॉक्स में लिख देता हूं और फिर इनको कैसे मैं अपनी थ्योरी में यूज करूंगा वो आप देखना ध्यान से। पहले एक साथ इनके वर्क्स लिख। फर्स्ट थिंग आपको समझ में आया कि इनका फेमस कॉन्सेप्ट था साइको एनालिसिस, राइट? तो साइको एनालिसिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय फ्राइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने मैंने अभी बताया ड्रीम के ऊपर काम। थर्ड, ही हैज वर्क्स ऑन फैंटेसी, तो फैंटेसी के कॉन्सेप्ट। देन एंजाइटी, एंजाइटी को इन्होंने बहुत अच्छे से। देन ही हैज वर्क्स मेनली ऑन अनकॉन्शियस डिजायर, तो अनकॉन्शियस डिजायर या खैर इसमें थोड़ा सा और भी लिख सकते, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ओके, देन इनका बहुत पॉपुलर वर्क है इड, एंड सेकेंड इज ईगो, थर्ड इज अ सुपर ईगो। सुपर ईगो जैसी चीज के ऊपर क्या इनका कॉन्सेप्ट था वो आपको मालूम। देन इसके अलावा इनका फेमस वर्क्स है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज हियर यूज्ड बाय फ्राइड। इवन ये कॉन्सेप्ट टॉटन ने दिया आपको नाम। एंड फिर उसके बाद इनके बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हैं हीरोज। अब ये यूज कहाँ होंगे वो खुद अभी मैं दिखाता जाऊंगा आपको। देन थैनास्टोस, तो थैनास्टोस एंड हीरोज इज देयर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीरोज एंड थैनास्टोस, देन इलेक्ट्रापस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस इज हियर। तो ऑडिपस इज देयर and other works is free association, free association is there। मतलब आप जब भी फ्राइड को कोई पूछेगा तो इसी बातों को ही घुमा फिरा के पूछना पसंद करें। अब फ्री एसोसिएशन मैं इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर मैं पूरी थ्योरी लिखूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट लिखूंगा, हाँ, बट इसे आइडिया लगाना कि वर्ड्स कहाँ यूज हुए, राइट? फ्री एसोसिएशन के बाद पैराप्रैक्सिस, इनका बड़ा फेमस वर्क पैराप्रैक्सिस। एंड इसके बाद फ्राइड का जो सबसे खूबसूरत वर्क्स में एक वर्क है, आई होप नोबेल उसका नाम जानते होंगे, दैट इज द दैट इज डेवलपमेंटल स्टेजेस। और डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर उन्होंने जो बहुत अच्छी बातें बोली वो है लिबिडो का कॉन्सेप्ट। तो लिबिडो को भी बताया। तो ये मेन वर्क्स फ्राइड जब भी पढ़ना पसंद
बातें आप जरूर मालूम हो while you want about this, राइट। अब मैं आपको इसको एलॉबरेट करना शुरू करता हूं। देखो, फ्रायड ने सिंपल सी स्टडी करी और स्टडी ये थी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास में पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी को देखा जाए तो तीन चीजों से बनी होती है। पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर है। आप ऐसे सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी की किस किस चीजों से स्ट्रक्चर्ड है, यानी कौन कौन सी पर्सनैलिटी को बनाती है। एक बिल्डिंग किसी चीज से बनाई जाएगी, स्ट्रक्चर हो गया। अब कोई भी पर्सनैलिटी को चलाने के लिए भी चीजें चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसी को उन्होंने नाम दिया डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। चलाने के लिए भी कुछ ना चाहिए। आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी बनाना अलग चीज होगी, गाड़ी किससे, फाइबर से बनी होगी, आयरन से, कुछ मेटल मिनरल लगे होंगे, और चलाने के लिए भी कुछ चाहिए, ड्राइवर चाहिए, एटलीस्ट फ्यूल चाहिए। देन ऐसे ही अब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होता है। तो मीन्स हमारी पर्सनैलिटी कैसे समय के हिसाब से डेवलप होती जाती है, तीसरी बात फ्रायड ने बोली। और इसी तीनों को समझते समय जब उसमें कुछ डिसऑर्डर नोटिस कर लिया, तब जाके उसने उसकी थेरेपी कर दी। तो मीन्स थेरेपी के जो प्रिंसिपल्स आएंगे, लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड और भी तमाम टेक्निक्स हैं, वो फ्रायड का तब यूज में आता जब आपको ये समझ में आ जाए कि फ्रायड का जो बेसिक आइडिया क्या था। सो स्ट्रक्चरली बोलते हैं फ्रायड स्ट्रक्चर कैसे बना, मीन्स फ्रायड हैज explained the way to how our personality is structured, our personality develop। तो पर्सनैलिटी डेवलप होने का सबसे बड़ा सोर्स होता है डायनेमिक, हमारी टोपोग्राफी। इन्होंने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी में टोपोग्राफी यानी स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। और उस टोपोग्राफी को ही इन्होंने अच्छे से समझाया, जिसका पहला नाम उन्होंने दिया इड, राइट। इड को हिंदुस्तान में डिजायर कहा जाता है, राइट। वी कॉल देम टू डिजायर, तो वी कॉल देम टू डिजायर। तो जो डिजायर्स होती है ह्यूमन की, वो उस तरह से इड है। और जो इड होगा, डिजायर्स होगी, ह्यूमन के डिजायर्स हमेशा प्लेजर के प्रिंसिपल से मूव करती है। प्लेजर्स मींस ह्यूमन जितने भी एक्शन करना चाहेगा, बाई नेचर ह्यूमन इज कामचोर, तो ह्यूमन को टीवी तक ना जाना पड़े, रिमोट बना लिया, ह्यूमन को रिलेटिव के घर पे ना जाना पड़े, फोन बना लिया, तो अनकॉन्शियस में उसकी क्या है, प्लेजर। अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी कार में चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली प्लेजर। तो इट मीन्स प्लेजर। अब जो डिजायर्स है वो डिजायर्स इनबॉर्न है, राइट। और जो डिजायर है वो बेसिकली अगर देखो तो दैट डिजायर्स आर initially two. One is biological desire, other is psychological desires, yeah, you can also social desire. So social desires is also called psychological desire. तो जो biological desires है, तो biological desires means what? Hunger, खाना, trust is here, sleep and sex. So these are our biological desires. So we have how many desires? 4 biological desires. Others like achievement, power, जो आपको मोटिवेशन में पढ़ना पड़ता है, achievements, power, affiliations, aggression, approval. So these are our social desires. So जो human के desires हैं, they are infinite. They are infinite. Got? But फ्रायड कहना चाहता था कि जो ह्यूमन के डिजायर है, खास तौर से सेक्सुअलिटी डिजायर को पर्सन पूरा करना चाहता है, प्लेजर पे बेस्ड है, राइट, या फूड की डिजायर को पूरा। बट फ्रायड ने मेन फोकस किस पे, सेक्सुअलिटी। एक चलो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद, बट मैं स्ट्रीट फूड नहीं खा पाता क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाता हूँ मैं, तो कई बार बच्चे बाहर मिल गए, तो उस केस में एक दो बार ऐसा हुआ कि बच्चों ने देख लिया तो मुझे बड़ा अनकंफर्ट सा फील हुआ। 13-14 की बात है लगभग। तो तब से मैं स्ट्रीट पे नहीं खाता। हाँ, स्ट्रीट फूड खाना मुझे पसंद है, तो मेरी डिजायर स्ट्रीट फूड खाना, हंगर इज अ डिजायर, लेकिन वो खा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे मन में क्या है, फियर इज व्हाट, सुपर ईगो। फियर इज व्हाट, सुपर ईगो।
तो मीन्स हमारे जो सुपर ईगो है वो हमारे अंदर एक तरह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, फियर। और वो किस पे बेस्ड होते हैं? इनिशियली इसको हम लोग सरल भाषा में फियर बोल सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी पे भी बोल। तो प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स, मेरा मन तो करता है खा लूं, स्ट्रीट पर खा लूं, लेकिन नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि फियर है, कोई देख लिया तो किसी ने। इसी की वजह से अब खाना तो है ही, क्योंकि मन तो है, डिनाई नहीं कर सकता। कितनी बार समझाऊंगा मन को? इसलिए दोनों के बीच का एक रियल रूट्स निकालूंगा, और वो रियल रूट्स ये है, दैट इज द ईगो। ईगो इज बेस्ड ऑन द रियलिटी। तो इसी को इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। तो जो रियलिटी का मतलब जो रियल चीजों पे बेस्ड होगा, और ईगो तो रियलिटी पर बेस्ड है। गॉट? तो रियलिटी ये है कि मैं खाऊंगा, बट अपनी फूड को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ खाना पसंद करता हूं। दैट इज व्हाट? दैट इज आवर। तो इसी को, अब इसको बायोलॉजी के इस प्रिंसिपल से इड को आई मीन इन सबको बायोलॉजी के प्रिंसिपल से भी जोड़ सकते हो। कैसे? टेक द एग्जांपल, जस्ट लाइक इड जो जुड़ा होता है, इट इज कनेक्टेड विद आवर हाइपोथैलेमस। इसका रिलेशन हमारे हाइपोथैलेमस के साथ में हो। हाइपोथैलेमस इज मेनली related for the our id desires. Almost of the desires are related with our id. And then thalamus, अच्छा माफ, सुपर ईगो इज अबाउट द मोरल, जहां पर होगा इमोशन से जुड़ा होगा, तो डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड विद द एमेगडाला, राइट? तो एमेगडाला इज रिलेटेड विद द एमेगडाला, सो इसका रिलेशन एमेगडाला से। And what about the reality? Reality is related with the again frontal lobes. Frontal lobes means जहां पर आपकी learning and thinking power है, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो means हमारी id ego सुपर ईगो की वजह से हमारी बनी। अब आप सोचो, आपके अंदर तीन चीजें छुपी पड़ी है, एक रियलिटी छुपी है, एक प्लेजर छुपा है, और एक मोड। और यही तीन आपकी गाइडेंस फैक्टर्स आते हैं। इन्हीं से तीन आप बहुत बड़े फैसले हो जीवन, राइट? अब इसको समझाने के बाद देन इन्होंने कुछ डायनेमिज्म्स की, वहां डायनेमिक्स बेटे, यहाँ डायनेमिज्म्स है, कुछ इन्होंने डायनेमिज्म्स बताए कि इन टोपोग्राफी को ईगो सुपर ईगो को किसी चीज से कनेक्ट करके भी फ्राइड ने समझाया, और वो उसी को उन्होंने डायनेमिज्म्स नाम दिए। और उसमें जो उन्होंने सबसे पहला नाम दिया, दैट इज आवर कॉन्शियस। तो उन्होंने कहा कॉन्शियस हमारे पास में जो भी है वो बहुत छोटा है। कॉन्शियस मीन्स जितने भी हमारे इंटेलेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी समझ है, वो हमारे बेसिकली कॉन्शियस में, ऑल द कॉन्शियस आर रिलेटेड विद आवर गेटिंग। और जो कुछ चीजें हम कॉन्शियस में हर चीज थोड़ी ना रख सकते। कॉन्शियस मतलब होश में रहना, अवेयरनेस। महावीर स्वामी ने कहा है कि सबसे मुश्किल काम है होश में रहना। वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव इनटू द, होश में रहना बहुत मुश्किल। गॉट? तो कॉन्शियस के बाद उन्होंने सब कॉन्शियस की बात बोली है। सब कॉन्शियस में जो बोला कि सब कॉन्शियस का मतलब यहां पर सरल भाषा में कह सकते हैं मेमोरी, और भी कई चीजें हो सकती है, राइट? और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हमारा अनकॉन्शियस। तो यस, अगेन गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें, जिनके बारे में हम बताना पसंद नहीं करते, छुपाना पसंद करते हैं, तो उसको रिप्रेस करके रखते हैं। वो डिजायर मीन्स जो चीजें हमारी फियर से रिलेटेड है, हमारी मोरल से रिलेटेड है, हमारी इनिशियली अगर आप देखो तो हमारे मन में जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स, जितनी भी डिजायर्स हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस, राइट? इसी तरह की जो चीजें हम लोग सेक्सुअल से रिलेटेड चीजें, जहां कहीं भी सेक्सुअलिटी आ जाएगी, लस्ट आ जाएगा, वो सारी चीजें हमारी, या प्लेजर से रिलेटेड चीजें जुड़ी होंगी, दैट इज अनकॉन्शियस, राइट? अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्राइड कहता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस अगर है तो कॉन्शियस से 9 टाइम बिगर है हमारा अनकॉन्शियस।
अनकॉन्शियस बहुत बड़ा होता है, और अनकॉन्शियस इतना बड़ा होता है कि सारे बिहेवियर, सारे जीवन को गाइड यही करता है। मीन्स हमारे मन में जो हमारी डिजायर्स हैं, कौन कौन सी तरह के डिजायर, वही हमारे लिए गाइडेंस का काम। गॉट इट? अब वो डिजायर्स एक तरह से पूरे शरीर को चला रहा है। तो तब हो गई कि जब हम दोस्ती किससे करते हैं? कॉन्शियस के साथ। पूरी पढ़ाई, पूरी समझ कॉन्शियस के साथ में करते हैं। लेकिन जो अनकॉन्शियस में छुपा पड़ा हुआ प्लेजर है, लस्ट है, सेक्सुअलिटी है, उसको हम छुपा के रखते हैं। और फ्रॉइड कहता है जिस चीज को जितना ही छुपाओगे वो, मतलब अगर जिंदगी में अगर आपको कामयाब, तो आप एटलीस्ट उसमें आप उन चीजों को बिल्कुल मत छुपाओ जहां पर लस्ट छुपाओ। और अगर आपको काम करना, जीवन में कामयाब होना, तो आप अपने अनकॉन्शियस को ज्यादा अच्छे से समझो रेदर देन कॉन्शियस, क्योंकि घर का मालिक, शरीर का मालिक हमारा अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप एक फ्रॉइड से रिलेटेड बड़ी पॉपुलर स्टोरी शायद आपने सुनी भी होगी। फ्रॉइड एक बार अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, 5-6 बच्चे थे, गया वो अपने वाइफ और बच्चों के साथ में ट्रिप पे घूमने के लिए गया। कुछ फॉरेस्ट था, कुछ फॉल था, कुछ ऐसे टाइप के जगह थी, वहां घूमने के लिए गया, और उसका बच्चा खो गया। उसकी, और वो बैठ के सिगरेट पी रहा। आप देखे होंगे कई बार, कई बुक्स में फ्रॉइड की फोटो बनी होती थी, सिगार पी रहा हो। फ्रॉइड सिगार पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। वाइफ बोल रही है कि तुम बैठ के यहां सिगरेट पी रहे हो, बच्चा खो गया, मिल नहीं रहा है। सिगरेट पीने के बाद फ्रॉइड कहता बैठो, थोड़ी शांत दिमाग से सोचो, आपने कहीं जाने से मना किया था क्या? तो उसकी वाइफ कहती यस, थोड़ा सा दिमाग उसने प्रेशर डाला। अब बोला हाँ हाँ, मैंने उसको बोला था फॉल के पास मत जाना। बोला, फ्रॉइड कहता बस फिर तो फिर तो मिल गया बच्चा, वही फॉल के पास में गया होगा। क्योंकि ह्यूमन की जिस चीज को रिप्रेस करेगा, छुपाएगा, दबाएगा, वो कहीं पूरा करने को। हम बचपन से सेक्सुअलिटी को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? जैसे टीनेज आया, इच्छा हुई, घर वालों ने कहा बिल्कुल नहीं करना, बहुत मार मिलेगी, हर कोई देख रहा है, इच्छा को दबाया, पढ़ाई में डाइवर्ट की। सॉरी। फिर उसके बाद फिर इच्छा बनी, हमने फिर इच्छा को दबाया, और हमने कहा नहीं, अब तो एक पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, फिर जाकर के अपने जीवन में लाएंगे। फिर से फ्रॉइड कहता है कि जैसे ही हमने दूसरी उन जरूरतों को पूरा कर लिया, नौकरी भी कर ली, सोचा अब घर बना लेते हैं, फिर अभी भी सेक्सुअल डिजायर को दबा के बैठ, और फिर से हमने घर बना लिया, घर बनाने के बाद कुछ और बना लिया, कार खरीद ली, लास्ट में हमने कहा हाँ आई एम रेडी फॉर राइट। तो इतने डिजायर्स को दबाया। इनडायरेक्टली फ्रॉइड कहना चाहता था कि इन सब के पीछे जानते हो क्या था? लस्ट छुपा हुआ आपके मन में है, लस्ट, और वही लस्ट ही आपको सारी चीजों को करवाने के लिए फोर्स कर रहा। इसलिए हमारी जो अनकॉन्शियस होती, बहुत बड़ी होती, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती, राइट? और अनकॉन्शियस, जैसे आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, बुद्ध के फादर को किसी संत ने बता दिया कि आपका बेटा है तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। बोले मैं राजा हूं, मैं तो चलेगा, मेरा बेटा राजा, लेकिन संत नहीं बनना चाहिए, नहीं तो मेरा साम्राज्य कौन? बुद्ध के पिता ने, उन्होंने जो सारी सुविधाएं क्रिएट कर दी, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में था कि मेरा बेटा संत। तो अक्सर जिंदगी में वही होता, आप जो चीज चाहते हो वो नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्शियस का लेवल है ना, अनकॉन्शियसली उससे ज्यादा स्ट्रांगली चाह रहे हो कि ना हो, वही होगा आपके साथ। महात्मा बुद्ध का सुद्धोधन का, मतलब बुद्ध के पिता, ये सारी इच्छा धरी की धरी रह गई उनका। हमारे जीवन में भी यही होता, हम जो नहीं चाहते जीवन में कि मैं नहीं बनूंगा, कभी नहीं करूंगा ये चीज, अक्सर वही होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस। फ्राइड इसीलिए कहता है अगर जिंदगी में तुम्हें
क्योंकि अगर आप उसको बताओगे उसका मतलब वो कौन, अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहे तो अच्छी बिजनेसमैन बनना है, अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, आप इस चीज को ध्यान में रखो, हार्ड वर्क करूंगा मैं, बहुत पैसे कमाना, इस चीज को ध्यान रखो, अच्छे से बिजनेस करूंगा, अच्छे से बिजनेस करूंगा, अपने आप से आ जाएंगे। तो यहां पर जो मेन है वो है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ही हमारे जीवन को चला, फ्रॉइड कहना चाहता है, और उस अनकॉन्शियस मेनली लस्ट छुपी है। 80 क्या 95% पीपल अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में लस्ट के बारे में सोचते समझते करते हुए मर जाते हैं, उससे ज्यादा उबर नहीं पाते। हमारी बॉडी का नाभि है ना, नाभि जो सेंटर, और इस सेंटर से जो नीचे गया वो लस्ट की तरफ चला जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सेंटर से ऊपर की तरफ उठोगे, इनलाइटेंड हो जाओगे, और आपको निर्वाण, मोक्ष, यू कैन से स्वर्ग, यू कैन से हेवन, यू कैन से जन्नत। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप बॉडी के सेंटर से ऊपर की तरफ, हमारा ज्यादातर जीवन नीचे की तरफ लेके जाता है, लस्ट की तरफ लेके जाएगा। कुछ अच्छा खा लूं, पहन लूं, कपड़े देख लूं, कुछ और कर लूं अच्छा सा, सो दैट इज इन आवर अनकॉन्शियस, और वही अनकॉन्शियस चीजें आपके बिहेवियर में अफेक्ट करती। बड़े बड़े संत के भी कट गिर गए, संत के कॉन्शियस में था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसे मौके पड़े जहां पर कोई उनके आइसोलेशन देखा, तुरंत उन्होंने अपनी सारी संतपन को गायब कर दिया। मीन्स कहीं ना कहीं वो लोग गलत रास्ते पे। अब देखिए, कई बाबा के विकेट गिर गए, जेल में बंद हैं, कई बड़े बड़े पत्रकार, कई बड़े संपादक, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज तक, इवन भारत के बहुत बड़े संत की भी तपस्या भंग हो गई थी। पता क्यों? क्योंकि सेक्सुअल डिजायर बहुत हेवली हमें फोर्स करते रहते हैं कि ये बाहर निकल के आना, बाहर निकल, लेकिन आप उसको दबा रहे हो, तो जितना दबाओगे वो कहीं ना कहीं बिहेवियर के फॉर्म में। सबसे ज्यादा इस डिजायर को कौन दबाता है? दैट इज मेनली डिजायर रिप्रेस्ड बाय द मैन, लाइक जो संत होते। इसलिए सबसे ज्यादा वुमेन का अगेंस्ट कौन बोलता है? संत बोलता है। और जितने भी धर्म के नियम कानून कायदे हैं उसमें 90% आप जानते हो वुमेन के अगेंस्ट, उसमें वुमेन के लिए बड़े सारे बताए। और जिस कंट्री में भी मैंने पहले ही बोला कि उस कंट्री में वुमेन एक्सपर्ट, तो भारत में धर्म ज्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर बौद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, एंड इस्लाम है, हिंदुज्म है, ये सबके सब आपको बड़े सारे रूल कानून कायदे में रहने मजबूर करते हो, आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। तो कभी आपको ट्रिपल तलाक की बात आएगी, कभी सबरीमाला की आएगी, कभी कुछ आएगी। वो इसलिए आती है क्यों? क्योंकि हमारी अनकॉन्शियस की चीजें हमें अफेक्ट करती, राइट? तो अब मैं आपको आई होप समझाने में कामयाब हुआ, तो अच्छा है कि हमारे जो कॉन्शियस का स्ट्रक्चर है बहुत छोटा है, कॉन्शियस बहुत छोटा है, उससे बड़ा तो हमारा सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, और उससे भी बड़ा हमारा अनकॉन्शियस है। तो सबसे बड़ा हमारा अनकॉन्शियस इज द बिगेस्ट थिंग, राइट? आई मीन शायद छोटा होता जा रहा है ये, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ? अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस से छोटा हमारा सबकॉन्शियस, और उससे भी छोटा हमारा दैट इज सबसे छोटा हमारा कॉन्शियस। और कॉन्शियस से पूरी पढ़ाई दोस्ती। आप देखते होंगे अक्सर आपके जीवन में होता होगा कि जैसे किताब के खोल करके बैठे, तुरंत उसी समय मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपको याद आता हो। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं जो कॉन्शियस में है वो बहुत छोटा है, अनकॉन्शियसली पहले आपके ऊपर अटैक करता है कि नहीं ऐसा मत करो। जैसे किताब खोलते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से ज्यादा अफेक्टेड, राइट? तो जो ये कॉन्सेप्ट था टोपोग्राफी, इसको डायनेमिज्म से हम लोग लिंक कर सकते हैं। कैसे? कि जो हमारा कॉन्शियस है वही हमारा ईगो से रिलेटेड है। तो ईगो इज ऑल अबाउट द कॉन्शियस, गेटिंग? देन जो हमारा सबकॉन्शियस है वो हमारी माइंड में छुपा हुआ है, राइट? वो हमारी मेमोरी में छुपा हुआ। मोरल कहां से बनते हैं? मोरल इज अ सोर्स टू मेमोरी। मेमोरी में अगर कोई बातें हैं वही हमारे लिए मोरल का सोर्स बना है। और जो हमारी अनकॉन्शियस में हो तो पूरी लस्ट की चीजें छुपी हैं, दैट इज डिजायर।
तो डिजायर वाली सारी चीजें यहां से निकल। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये इतना अगर समझ में आया, देन सेकेंड पार्ट, अब हमारी पर्सनैलिटी को चलाती कौन सी चीजें। सो हमारी पर्सनैलिटी को डायनेमिक्स बनाने के लिए फर्स्ट थिंग, 3 चीजें हमारी पर्सनैलिटी को डायनेमिक्स बनाती हैं। वो है हमारा दैट इज इंस्टिंक्ट्स। हमारे जीवन में बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स। एंड सेकेंड इज आवर एंजाइटी, राइट। तो हमारी एंजाइटी भी समय के हिसाब से बदलती रहती है। अदर इज डिफेंस। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स, तो डिफेंस मैकेनिज्म इज देयर। तो 3 चीजें हैं, इंस्टिंक्ट्स, एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू रन अवर। अब तीनों को समझाने के लिए फ्रायड ने बहुत अच्छे से समझाया। क्या? सबसे पहले उसने इंस्टिंक्ट बताया। इंस्टिंक्ट क्या चीज होती है? आप जानते हैं इंस्टिंक्ट एक बेसिक स्पीसीज एनर्जी है जो कि हर प्रजाति में हर पाई जाती है। तो इंस्टिंक्ट इज अ बेसिक स्पीसीज एनर्जी, स्पीसीज प्रजाति की एनर्जी है और ये एनर्जी सब में, राइट। जैसे मान लो कोई डॉग है तो डॉग के अंदर भी कुछ इंस्टिंक्ट होंगे, उसके कुछ उसका स्वभाव होगा। जैसे उसके पैर पे पूछ रख दो, में माफ करना, उसकी पूछ पे पैर रख दो, वो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है सर। कितना भी उसको ब्रेड बिस्किट जेम खिला लो, तो उसका इंस्टिंक्ट है, स्वभाव है। ऐसे वुमेन का स्वभाव है, वुमेन का स्वभाव मेन के स्वभाव से अलग। मेन का नेचर तो क्या है? मेन का अल्टीमेट गोल है वुमेन के शरीर तक पहुंचना, और उसके लिए कुछ भी करेगा, चॉकलेट बिस्किट सब कुछ खिलाएगा, सब कुछ करेगा, सारे नखरे सह बिकॉज वुमेन का अलग इंस्टिंक्ट है। तो एवरीवन, अच्छा अब इसकी स्टडी सबसे पहले किसने करी? विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स कहते हैं कि ये इंस्टिंक्ट्स जो सिर्फ ह्यूमन में नहीं पाई जाती बल्कि एनिमल में भी पाई जाती है। एनिमल और ह्यूमन दोनों में पाई जाती। कभी आपने देखा होगा डियर भी अपने ग्रुप्स में रहते हैं, लॉयन भी ग्रुप्स में रहना पसंद, कबूतर भी अपने ग्रुप्स में रहते हैं। Why it is so? Because of they have also instinct. Then the next is विलियम जेम्स के बाद दूसरे जो थे द ग्रेट मैन वाज बर्नार्ड। तो बर्नार्ड बोलते हैं कि एक इंसान के अंदर 10,000 से भी ज्यादा इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं। अब ऐसे एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट, हम इनको पर्सनैलिटी में, माफ करना, इनको हम पढ़ते हैं बेसिकली मोटिवेशंस में, मैकडॉगल ने तो पूरी इंस्टिंक्ट की थ्योरी दी कि इंस्टिंक्ट कैसे हमारे जीवन के लिए मोटिवेशंस का काम करता है। देन फ्रायड का नाम बाद में आता है। तो फ्रायड ने इंस्टिंक्ट की जो बातें बोली, इनिशियली फ्रायड कहना चाहते थे कि वी हैव टू इंस्टिंक्ट, एक इरोज एंड दूसरा होता है थैनास्टोस। तो इरोस इज अ लाइफ इंस्टिंक्ट, वी कॉल देम खुद जियो औरों को जीने दो। इट मीन्स जब हम अपने आप को दूसरे के साथ में जीने की इच्छा रखते हैं, खुद जियो औरों को जीने दो। टीचर्स के पास लाइफ इंस्टिंक्ट है, एक ग्लास में पानी मान लो आधा भरा हुआ है, वो आप लाइफ इंस्टिंक्ट है, उसी ग्लास को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो आधा ग्लास पानी खाली है, दैट इज कॉल्ड डेथ इंस्टिंक्ट। और डेथ इंस्टिंक्ट में जो पर्सन्स होता है वो पेसिमिस्टिक होता है और यहां पर ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो बनती है वो आप सुशांत सिंह राजपूत, जिसका आपने देखा होगा डेथ हुई, तो उसमें क्या था? उसमें बेसिकली डेथ इंस्टिंक्ट था, ऐसा नहीं था पैसे की प्रॉब्लम है। तो मीन्स जो लोग जीवन में सुसाइड कर सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज कहां पर पाई जाती है? जिन लोगों में बेसिकली पाया जाता हो हमारा थैना। और ऑप्टिमिज्म के लोग खुश रहते, खुश मिजाज टाइप के होते, राइट, वो लास्ट मोमेंट तक लड़ना पसंद करते हैं। बट थैनास्टोस के लोग सरेंडर करना के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उनके माइंड में हिट करते रहते। क्या चीजें अच्छी है वो चीजें उसको कभी भी वो नहीं सोच पाते। तो इंस्टिंक्ट्स हमारे जीवन के लिए जरूरी, इंस्टिंक्ट से ही ऊर्जा, एक हमारी ऊर्जा है और इसे जीवन चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और दूसरी चीजें इन्होंने बोली थी
एंजाइटी के बारे में, दैट इज सेकंड इज एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या कहना चाहते थे आप? पहले मैंने बता दिया कि एंजाइटी तीन है, रियल एंजाइटी, एंड अदर इज न्यूरोटिक एंजाइटी, अदर इज मोरल एंजाइटी। सो रियल एंजाइटी जो एक रियल सरकमस्टेंसेस से प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे एक पर्सन को भूख लगी लेकिन उसको खाने के लिए है नहीं, तो उसको रियल एंजाइटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब रोज वो खाना ना पाए तो वो धीरे धीरे चिंता, परेशानी, वो धीरे 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 शकल मेरी जैसी बन जाएगी, मीन्स न्यूरोटिक एंजाइटी क्या कर लिया, न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगी। और न्यूरोटिक एंजाइटी से कई बार पर्सन की जो शारीरिक सिस्टम है वो चेंज हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया चिंता से चतुराई घटी, दुख से घटा सके, राइट। तो मीन्स इफ यू आर सो मच सैड, तो आपकी जो चिंता होगी वो बढ़ती जाएगी, आपको धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, पूरे बॉडी में रिंकल्स आता जाएगा, बुढ़ापा। अब बहुत सिंपल है, एक संजय करके एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, और वो अमिताभ बच्चन और दोनों की डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन दोनों की फोटो उठा के देखना ज्यादा बूढ़ा कौन, क्योंकि स्ट्रेस, सक्सेस से स्ट्रेस कम होता है कई बार। तो चिंता जो लोग कम लेते हैं, आप देखोगे ना उनके फेस ग्लो करते रहे। एंजाइटी इज अ बिग सोर्स, रन आवर पर्सन। एंजाइटी इज ऑटोनॉमस, समय के साथ अपने आप आता है। एक चिंताएं गायब होंगी, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अभी आज आपको एग्जाम कंप्लीट करने की चिंता है, फिर इसके बाद जॉब करने की चिंता होगी, जॉब हो जाएगी, फिर मैरिज की हो सकती चिंता हो जाए, मैरिज भी चलो हो गई होगी, तो फिर आप दूसरी चिंता में आप लग जाओगे, जानते हो कौन सी? आप बच्चों को पालने पोसने की, फिर बच्चों की मैरिज करने की चिंता, और घर को, परिवार को संभालने की चिंता। और एक बुद्ध ने इसी को तो बोला कि देयर इज सफरिंग, संसार की में दुख तो है ही, और दुख ही अपना सच्चा साथी है, कभी नहीं। सफरिंग इज एंडलेस, सफरिंग विल बी ऑलवेज बी। दिस सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड, सफरिंग को कम किया जा सकता है। खैर, यहां पर एंजाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस, एंजाइटी तो होगी, दुख तो होगा, ये इंस्टिंक्ट है। देन थर्ड इज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स, बेसिकली इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम। रियलिटी को, क्योंकि रियलिटी मीन्स कॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस को बहुत तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा वजूद बना रह जाए। सो जैसे इमेजिन करो, मैं एक दिन ऑफिस लेट आया, तो अब मैं इसके 5-6 जवाब बना सकता हूं, और सब आप सब यूज करते होगे। आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करते। पहला कि मैं चुप रह जाऊं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन कर लूं, कि मिस कुछ ना बोलूं और बोल दो चलो ठीक है क्लास पढ़ो, मेरे लेट आने से क्या फर्क पड़ता। देन रिग्रेशन कर लूं मैं, रिग्रेशन करना इज अनदर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशंस, एक कोई ना कोई लॉजिक बोल दो, मैं अपनी मैम को बोलूं कि मैम आप बच्चों को पेपर दे देना, मैं लेट आया, या फिर मैं कुछ नहीं पूछ रहा। देन रिएक्शन फॉर्मेशन, अच्छा मैं लेट हो गया क्या, तो दैट इज अ रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन यहां पर कुछ ना कुछ क्रिएट कर लूं, दैट इज अदर डिफेंस। डिनायल कर दूं, कहां लेट हुआ, सही तो है, टाइम पे तो हूं, या डिस्प्लेसमेंट कर दूं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार टाइम से आऊंगा। प्रोजेक्शन कर दूं कि नहीं मेरी गलती थोड़ी ना है, वो तो ट्रैफिक जाम था इसीलिए लेट आया। वी कैन क्रिएट अ 5 to 6 आंसर फॉर एवरी डे, फॉर एवरी थीम्स, हर चीज के लिए 5 से 6 डिफेंस मैकेनिज्म्स हम लोग यूज, अलग अलग सरकमस्टेंसेस, राइट। तो रिजेक्शन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रिग्रेशंस एंड प्रोजेक्शन एक्सेट्रा आर देयर। तो इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज हम हर वक्त करते हैं। कभी कभी हम बच्चे से पूछते बेटे आपने पढ़ा क्यों नहीं, बोलते सर कल शादी में गया था इसलिए नहीं पढ़ा। किसी ने पूछा, बोल सर टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं पढ़ा। किसी ने पूछा कि सर मैं तो पढ़ रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पढ़ा। सर मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जो है मेरे पास मेरे रिलेटिव आ गए थे इसीलिए बहुत प्रॉब्लम था।
तो अलग अलग तो प्रोजेक्शन कर दिया अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स हम अलग अलग सरकमस्टेंसेस में यूज करते हैं। फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट ये, राइट। आई विश आपको ये चीजें आ गई होंगी। डिफेंस मैकेनिज्म्स में अलग अलग जगहों में ये तीनों चीजें एक तरह से हमारे लिए डायनामिक्स हैं। दीज आर द डायनामिक्स, और ये डायनामिक्स हमें रोज की जिंदगी में हमारी पर्सनैलिटी में काम आती है। रोज की पर्सनैलिटी को चलाने, सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। पहली बार पढ़ रहे होगे तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं जिस लेवल पर सोच रहा हूँ उस पर सोच करके देखो कि आपके मन में इंस्टिंक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चिंताएं हैं। नहीं मानोगे तो बुद्ध नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसी को उन्होंने बोला सफरिंग और डिफेंस मैकेनिज्म्स, अलग अलग टाइप के जवाब पैदा करना। देन अनदर थिंग्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वो वहीं से उनके स्टूडेंट अलग हो गए। और साइकोलॉजी में अगर स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट कुछ नया करके दिखाए, अपने सर को चैलेंज करेगा, और अच्छी बात, बहुत अच्छा है। तो फ्रायड से बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हो गए और उन्होंने न्यू फ्रायडिज्म डेवलप किया। लेकिन फ्रायड ने ऐसा कहा क्या था, चलो अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो इसमें फ्रायड कहता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास एक ऊर्जा पाई जाती है, वी कॉल देम लिबिडो। इसी को हम लोग लिबिडो कहते हैं। लिबिडो है क्या? लिबिडो एक ऐसी एनर्जी है, और वो सेक्सुअल एनर्जी जो जीवन को चलाती है, वो इनबॉर्न है। जैसे बच्चा जन्म लेगा तो उस समय भी उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी होगी। मींस उस सेक्सुअल एनर्जी को वो ओरल स्टेज में भी एंजॉय करता है। मींस बच्चा सेक्सुअल एनर्जी को पहले ओरली एंजॉय करता है। जैसे माँ के निप्पल को चूस रहा होता है तो उससे भी उसको प्लेजर मिल रहा होता है। देन अगर वो बच्चे को कुछ ना मिले तो कई बार उंगलियां चूसने लगता है, कुछ भी सामान पड़ा हो मुंह में डाल करके चूसने लगता है। और ये एज होती है 0 से ओरल एज, राइट। अब कई बार वो उसकी ये डिजायर, ये शिक्षा को पूरा ना पैदा हो तो दैट इज ओरल एग्रेशन पैदा हो। मीन्स कई बार वो अपनी मां को काट लेता, भी चीजें काटना शुरू कर देता है, दैट इज ओरल एग्रेशन। तो इसमें ओरल एग्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है केस ऑफ, अगर इसमें वो पूरा ना हो। सेकेंड, एनल एज। एनल स्टेज का मतलब ये हुआ कि जब ये 2 से 3 साल के बीच में बच्चा होगा, एंड इन दिस एज वो ज्यादातर चीजें एनल से एंजॉय करना पसंद करता है। कूदा बोलते हैं, राइट। मीन्स जैसे पोटी करने बैठा है या फीस करने बैठा है इंग्लिश में। सो यू कैन से कि वो बहुत देर तक बैठा रहेगा और बहुत देर तक वही करता रहेगा उसको, क्योंकि मजा आ रहा है। इवन दैट इज द एज ऑफ आवर एनल एज, राइट। और फिर बोलते हैं कि इससे भी थर्ड पे आ गया, दो मोस्ट कंट्रोवर्शियल था, दैट इज फाइलिक एज। फाइलिक एज इज नंबर 5, 4 to 5 years। जैसे 4-5 ईयर में आएगा तो तुरंत फ्रॉइड कहता है कि उसके अंदर बड़ा अजीब सी प्रॉब्लम पैदा होने लगा। फिर से फ्रॉइड के एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएंगे, और उसने बोला कि एक अब मेल के अंदर यहाँ पर जो होगा वो ऑडिपस डेवलप हो जाए। ऑडिपस मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी मां के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे सेक्सुअल डिजायर के बारे में सोचना शुरू, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके कॉन्शियस में तो है, लेकिन अनकॉन्शियस में फियर है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका फादर उसका कंट्रासेप्शन कर दे, राइट। तो इसलिए वो अपनी मां से बहुत लगाव लगने लगता है। इसीलिए ज्यादातर बेटे अपने मां से लगाव रखते। ये बातें सुनते ही उसके स्टूडेंट बोले, सर आप बहुत ही गलत बोल, ये कैसे हो सकता है कि एक पुत्र, एक बेटा अपनी मां के साथ सेक्सुअल डिजायर पूरी करना चाहे। फ्रॉइड कहता है बट ऐसे, बिकॉज फ्रॉइड्स थ्योरी हैज यूनिवर्सल। फ्रॉइड की यही ड्रॉबैक थी। दूसरे जितने भी साइकोलॉजी सबने कहा कि मैंने ऐसा देखा, होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम, आप जाके चेक कर लो। लेकिन फ्रॉइड कहता नहीं, मैंने जो कहा है वो सब में होता है। इसलिए फ्रॉइड सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, राइट। तो ऑडिपस जो कि मेल में पाया जाता है और वो अपनी मां के साथ सेक्सुअल रिलेशंस पूरा करना चाहता है। देन ऐसे जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज मेनली प्रेजेंट इनटू द कॉम्प्लेक्स इज मेनली प्रेजेंट इनटू द फीमेल, और ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। और इसमें
क्या बोलना चाहता था फ्रॉइड कि एक डॉटर अपने बेटे एक पिता के साथ में अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहिए। फिर से स्टूडेंट नाराज हो गए, बोले सर आप बहुत ही खराब हो, बेकार हो, मत बोलो। बट ये बातें तो हिंदुइज्म में भी बोली गई। एक एडल्ट्स को, अब चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, दोनों के एक दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन बाद में है, पहले वो एक मेल और फीमेल है। फ्रॉइड कहता है कि जब सेक्सुअल डिजायर आती है सब भूल जाता है, जाति भूल जाती है, रंग भूल जाता है, कलर भूल जाता है, देश भूल जाता है, कहीं से कहीं भी इंसान जाता। एक एग्जाम्पल सीधा, सेक्सुअल डिजायर आ गई माइंड में, पत्नी से मिलने के लिए नदी पार करने के बाद घर में पहुंचते तो सीढ़ियों की जगह पर रस्सियों को लटक करके, रस्सी की जगह सांप को पकड़ करके चले जाते हैं घर। तो डिजायर्स होती है, क्योंकि फ्रॉइड साफ कहता है जिस समय सेक्सुअल डिजायर मन में आ गया सारे फियर गायब हो जाते, सारा पेन गायब होगा, सारी गिल्ट गायब हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद बहुत, क्योंकि डेथ होती है, छोटी डेथ के बाद स्मॉल डेथ होती है, सेक्सुअल कोर्स पूरा करने के बाद फिर वो पर्सन ने बहुत गलत किया। अब ये बातें और सही लगती मुझे जब कभी कभी मैं छोटे छोटे बच्चों के रेप की घटनाएं सुनता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ। आखिर एक छोटे से बच्चे में क्या सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा? जीरो। 2 साल 4 साल के बच्चे में, 28 ईयर 30 ईयर्स के बच्चे पर्सन को जीरो मिलेगा। लेकिन क्योंकि उसके मन में बातें चढ़ चुकी, वो पूरा करना है, वो ऐसा करना पसंद करता है। जो बातें फ्रॉइड ने बोली वो उस समय के लिए उसके स्टूडेंट नाराज हो गए, क्योंकि कन्वेंशनल सोसाइटी नहीं मानेंगे, इवन उसकी बेटी तक नाराज हो गई। बट फ्रॉइड ने ऐसा कहा, होता है। देन लेटेंसी एज मींस दैट एज ऑफ 5 to around 12 years, जिसके अंदर लीस्ट सेक्सुअल डिजायर होती है, सबसे कम सेक्सुअल डिजायर पाई जाती है। बच्चे को बहुत खेलना कूदना पसंद होता है, वो अपने पूरा टाइम प्लेइंग में एंजॉय करता है, इधर उधर मस्ती करना पसंद, राइट। और फिफ्थ इज द जेनिटल स्टेज। तो जेनिटल स्टेज के अंदर फ्रॉइड जो कहता 13 एबव, इसके लिए जो हम एक तरह से कह सकते पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं, डिजायर हमारे अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। बट ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू द मोरल प्रेशर्स, वी आर नॉट परफॉर्मिंग दैट। रीजन बीइंग, क्योंकि वो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी, राइट। सो दिस इज द आवर 5 डेवलपमेंटल स्टेज। अलग अलग एग्जाम में सीक्वेंस आते हैं, कभी कभी इसके डिस्क्रिप्शंस आते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि अलग अलग एजेस में कैसे सेक्सुअल डिजायर होती हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे फ्रॉइड ने समझाया हुआ। तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एजेस, और इसकी एज बार कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना। खैर, इसी आइडियोलॉजी को उसने, फ्रॉइड ने बहुत अच्छे से यूज करके अपनी थ्योरी दी, जिसको हम लोग अपनी थेरेपी दी, जिसका नाम है साइको एनालिसिस की। और जो साइको एनालिसिस की थेरेपी है, साइको एनालिसिस थेरेपी को हम लोग पढ़ते हैं पीपीटी थेरेपी। सो थेरेपी विल डिस्कस लेटर, बट क्योंकि इस बात जो हमें पढ़ना चाहिए अभी, वो पढ़ना चाहिए कि फ्रॉइड और न्यू फ्रॉइड में क्या डिफरेंस। फ्रॉइड से जो स्टूडेंट अलग हो गए, कैसे अलग थे? देखो, पहली चीज तो फ्रॉइड कहना क्या चाहता था? फ्रॉइड कहना चाहता था कि ह्यूमन इज, एक ह्यूमन जो होता है वो एनिमल की तरह होता है। जैसे एक एनिमल है ना, वो कुछ रंग, कलर, जाति, धर्म नहीं पहचानता, सेम एज ह्यूमन इज आल्सो एट देयर। देन फ्रॉइड से जो लोग अलग हुए, न्यू फ्रॉइड, राइट, वो उन्होंने कहा एनिमल नहीं है, बल्कि वो एक सोशल लिविंग बीइंग है। इवन ये कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल है, और बायोलॉजिकल होने का मतलब सिर्फ, जैसे बहुत सारे स्पीसीज आपने देखा होगा अपनी प्रजाति को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल रिलेशंस को करते हैं, भाई बहन, माता पिता, राइट। सेम ऐसे ह्यूमन बीइंग के बारे में फ्रॉइड बोलता है, लेकिन उसके स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। न्यू फ्राइडियन के लोग बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और ह्यूमन जो होता है, फ्रॉइड कहना चाहता था कि इंसान इमोरल होता है, और इमोरल इसलिए क्योंकि जब सेक्सुअल डिजायर उसके मन में आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। आपने छोटी जाति के लोगों के साथ में, छोटी जाति के लोगों की बेटियों के साथ में बड़े कई जाति के लोग रेप कर देते,
रेप करते समय उनको जाति याद नहीं आई। बाई द वे उसने बोला मैरिज कर लो तो नाराज हो जाएंगे, बोले अच्छा तुम्हारी जाति के हो क्या, जब शरीर के पास पहुंचे तो फिर आपको जाति याद। बेस्ट एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद आखिरी रूलर था। घनानंद ने मुरा के साथ, मुरा एक उसकी सर्वेंट थी, रेप कर दिया उसने। रेप का मतलब घर सर्वेंट है, उसने प्लेजर सीकिंग बिहेवियर्स किया और लास्ट में वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ चंद्र। अब वो अपनी माँ और उसको ऊपर से किंगडम से बाहर करवा दिया क्योंकि इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि राजा है, राजा ने सर्वेंट के साथ गड़बड़ी करी, भगवा दिया। बोले तुम हमारे इस किंगडम से ही बाहर निकल। छोटा सा बच्चा एक माँ लेकर के भाई, और उसी समय क्योंकि जब कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा का दिमाग, राजा ने उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने, माफ करना, उसी समय चाणक्य को भी बाहर कर दिया और चाणक्य भी भटक रहा। चाणक्य ने जो बेइज्जती सही बदला लेना चाह रहा, और इधर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है और वो भी चाह रहा है कि मैं भी अपने उस फादर से लड़ूं, अपने हक के लिए लड़ूं। हुआ क्या? हुआ ये लास्ट में कि चंद्रगुप्त मौर्य बना। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने पूरा का पूरा उस बच्चे को सपोर्ट किया और एक बड़े से राज्य को, नंद वंश का खत्म। और ये घटनाएं आए दिन अखबार में होती रहती हैं, सुनने में आता है फला मालिक ने फला नौकर को ऐसे किया। क्यों किया? क्योंकि उसके मन में मोरलिटी है बेटा। मोरलिटी तो बाद में होश में आती है, अच्छा हम तो राजा हैं, हम तो ऊंची जाति के, हम तो बड़ी जाति के हैं, अच्छा बाद में याद आया। तो ह्यूमन इज इमोरल, फ्रायड कहना चाहता था, लेकिन ये कहते थे नहीं सर, इंसान तो मोरलफुल है, इंसान जो कुछ भी करेगा मोरलिटी के साथ करता है। फ्रायड मेनली जो फोकस करते हैं वो कॉन्शियस भी थोड़ी सी बात, मतलब मेन तो अनकॉन्शियस है ही है, लेकिन थोड़ी सी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की बातें भी करते हैं, लेकिन प्योरली जो है वो कॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं। कॉन्शियस और इस सब कॉन्शियस को अपने माइंड में न्यू फ्राइडियन बिल्कुल नहीं लाते। दिस वाज द आइडिया ऑफ व्हाट न्यू फ्राइडियन। तो फ्राइडिज्म के लोग सोसाइटी को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, मोरलिटी को ज्यादा हाईलाइट करेंगे एंड अनकॉन्शियसनेस को हाईलाइट करेंगे, ना कि ज्यादातर हाईलाइट करेंगे अबाउट द जो इमोरलिटी के ऊपर बात कम करेंगे। फ्राइडियन साइकोलॉजिस्ट इज देयर। तो आई विश आपको ये समझ में आया होगा। और फ्राइडिज्म में इसमें अब आपको थ्योरी आगे समझनी पड़ेगी, माफ करना, वो एक और चीज समझना पड़ेगा आपको, वो है इनका मेनली व्हाट, वो है मेनली इनका, जानते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपी। तो इनकी थेरेपी जो कि ड्रीम एनालिसिस फ्री एसोसिएशन को बेस्ड है, और उस थेरेपी को समझेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।